गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़े गए युद्ध थे, जो कि 17 से 18 सेंचुरीज के बीच में लड़े गए थे। भारत में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे, जिनको कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। इनके नाम, ये जो 3 युद्ध लड़े गए थे, उन तीनों युद्धों का नाम कर्नाटिक वॉर इसलिए रखा गया क्योंकि ये युद्ध जो थे वो कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए थे, इसीलिए इनका नाम दिया गया कर्नाटिक वॉर। द कर्नाटिक वॉर्स which were a series of 3 wars fought between 1744 to 1763। कर्नाटिक वॉर जो है वो एक सीरीज़ है 3 युद्धों की, जो 1744 से लेकर के 1763 तक चले। और ये तीनों कर्नाटिक वॉर जो थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़े गए थे। तो इसी सीरीज़ में पहला जो वॉर है, फर्स्ट वॉर जो है वो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो कि 1744 से लेकर के 1748 तक चला। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है उसका ओरिजिन यूरोप से माना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के बीच में मतभेद जो था, यानी कि युद्ध की परिस्थितियाँ जो थी वो यूरोप से ही स्टार्ट हो गई थी। उसका असर जो था वो भारत में देखने को मिला, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रांसिस जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे। The war in the India started when the British supported by the नवाब of कर्नाटक। भारत में युद्ध जो था वो तब स्टार्ट हुआ जब कर्नाटक का जो नवाब था उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, और उसी के सपोर्ट के चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रांस की जो शिप थी उसको कैप्चर यानी कि बंदी बना लिया। और बदले में जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था, सेंट जॉर्ज किला जो था उसको अपने कब्जे में ले लिया। आफ्टर दैट इन 1748 जो फर्स्ट वॉर थी, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, वो एक संधि के द्वारा बंद कर दिया गया, यानी कि संधि हुई फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और उसके बाद जो युद्ध था उसको रोक दिया गया और फ्रांस ने मद्रास इंग्लैंड को वापस दे दिया, यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वो वापस कर दिया। उसके बाद आता है द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, जो कि 1749 से लेकर 54 तक लड़ा गया। इसमें 2 कंटेंडर्स थे, एक थे चांदा साहब और दूसरे मोहम्मद अली। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में क्या था, जो दोनों शक्तियाँ थी वो अलग अलग प्रतिद्वंदियों को समर्थन दे रही थी, यानी कि जो अपोजिट कम्पिटिटर्स थे उनको सपोर्ट कर रही थी। फ्रांस जो थी वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रही थी और अंग्रेज़ जो थे वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। चांदा साहब जो फ्रांस का समर्थक था और कर्नाटक का शासक भी था, उसने डुप्ले के साथ मिलकर जो अनवरुद्दीन था उसको युद्ध में हराकर मार डाला और कर्नाटक पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज़ सेना ने क्या किया, चांद साहब जो था उसको और मुजफ्फर जंग को दोनों को मरवा डाला, और सन 1754 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में बिना किसी परिणाम के जो सेकंड कर्नाटिक वॉर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। सेकंड कर्नाटिक वॉर के दौरान ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि पौंडीचेरी की जो संधि थी वो ही 1754 में। उसके बाद नेक्स्ट है द थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 टू 63। 1756 में यूरोप में 7 सालों का युद्ध आरंभ होते ही जो भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे उनके बीच में भी संघर्ष, यानी कि उनके बीच में भी जो फाइट्स थी वो स्टार्ट हो गई, वॉर्स स्टार्ट हो गई। अप्रैल 1758 ईस्वी में जनरल लाली ने फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली और उसने क्या किया, आते ही अंग्रेज़ों के कैंप डेविड दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, और उधर क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर, जो उस समय चंदर नागौर था, उस पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। क्लाइव की इस जीत ने बंगाल में फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व था, यानी कि जो उनका
पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और डुप्ले के भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को, यानी कि जो फ्रेंच एम्पायर था उसको बढ़ाने की और उसको स्थापना करने की जो स्वप्न था, करने का जो सपना था, ड्रीम था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि ने तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था उसको समाप्त कर दिया। द फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लैली के अंतर्गत के अंडर में एक युद्ध लड़ा गया जो कि था बैटल ऑफ वांडीवॉश, जो 1760 में हुआ था। और उसके बाद पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी। और उसके बाद ये तीनों कर्नाटिक वॉर जो हुए थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। उसके बाद फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में कोई भी कर्नाटिक वॉर नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पे किस तरीके से अपना शासन किया। बंगाल जो था वो सबसे रिचेस्ट प्रोविंसेस में से एक था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ड्यूटी फ्री ट्रेड जो था वो करने के लिए, यानी कि मुक्त व्यापार करने के लिए जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उससे परमिशन ले ली 1717 में। दिस राइट वॉज बीइंग ग्रोसली मिसयूज बाय कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, इस ग्रांटेड का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया। वो प्राइवेट ट्रेड करते थे विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, मतलब किसी भी तरीके का ना टैक्स भरना, कोई लगान नहीं भरना, किसी भी तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त व्यापार करते थे। और उसका साथ ही साथ वो मिसयूज़ भी करते थे, जिसकी वजह से जो कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो यहाँ पे क्या करते थे, सस्ते दामों पर जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल जो होता था, उसको परचेज करके, बाय करके यहाँ से ले जाते थे और हायर प्राइस पर उसको सेल करते थे, जिसकी वजह से जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, यानी कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और साथ ही साथ नवाब के अंडर में जितने भी स्टेट्स आते थे, यानी कि जितने भी क्षेत्र आते थे, उन सबको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं दे पाते थे उतना। द लास्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल वॉज अलीवर्दी खान, who was succeeded by his grandson Sirajuddaulah. He wanted to check English East India Company's bid to extend the fortification of Fort William and check the gross misuse of free passes or dastaks that exempted company goods from taxes. जो सिराजुद्दौला था उसने क्या किया, उसने चेक किया कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से ग्रांटेड्स का जो मिसयूज़ है वो कर रही है। उसने फोर्ट विलियम, यानी कि विलियम किला जो था, उसके फोर्टिफिकेशन को देखा, यानी कि किलेबंदी को देखा। जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जहाँ पर भी वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते थे वहीं पर वो उसकी किलेबंदी कर देते थे, ताकि उस फैक्ट्री के अंदर या उस किले के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बाहर किसी राजा को या नवाब को पता ना चले। और उसी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए जो सिराजुद्दौला था उसने क्या किया, जो दस्तक वगैरह थी वो सब बंद कर दिए। इसके अलावा सिराजुद्दौला जो था उसने कंपनी को और भी जो व्यापार था, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए मना कर दिया कि अब वो ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते। इसके लिए जब नवाब ने ये बात कही तो जो कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने थोड़ा समय मांगा कि वो उसको थोड़ा समय दे दे। तो नवाब ने ऑर्डर निकाला कि जो टेरिटरीज़ के आसपास किले जो हैं उसका फोर्टिफिकेशन जो है वो रोक दें। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज़ टू डू सो, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस तरीके से करना मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो किले की किलेबंदी थी उन्होंने वो जारी रखी। तो अंत में क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कैलकाटा एंड कंपेल्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनीज टू सरेंडर। उसने कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लिया और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। आवर लास्ट टॉपिक इज द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757।
रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी टू रिकैप्चर कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भेजा गया ताकि वो कलकत्ता पर दोबारा अपना अधिकार जमा ले। ही कंस्पायर्ड विद मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। उसने क्या किया, मीर जाफर से हाथ मिलाया जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, यानी कि सेनापति था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ऑल्सो मैनेज्ड टू विन ओवर अदर इम्पॉर्टेंट members of Sirajuddaulla's court such as Jagat Seth, who was the banker, and Omi Chand, a rich merchant. With their support, the British forces defeated the forces of Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey in 1757. ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी ने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसने मीर जाफर के साथ हाथ मिलाया जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सिराजुद्दौला के दरबार में जो बैंकर था जगत सेठ और धनी व्यापारी जो था ओमी चांद, उसके साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर क्या किया, लास्ट में सिराजुद्दौला जो था उसको बैटल ऑफ प्लासी में मरवा दिया जो कि 1757 में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो जो अंग्रेज़ थे उनका उस पर कब्ज़ा हो गया, और उन्होंने सिराजुद्दौला के बाद जितने भी नवाब हुए उनको इस बात के लिए फोर्स किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो ब्रिटिशर्स के नाम पर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। इन दिस मैनर द कंपनी ऑफिशियल्स amassed huge wealth and began to copy the lavish lifestyles of Indian princes। तो उससे जो कंपनी थी उसको क्या फ़ायदा हुआ, उनके पास धन की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा धनी हो गए। अब वो राजकुमारों की तरह जीवन जो था, उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो गया था और वो वैसा ही लाइफस्टाइल जीने लगे थे। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो कंपनी थी उसने क्या किया, मीर जाफ़र को नवाब की गद्दी पर बिठाया, उसको बंगाल का नवाब बनाया, और जो मीर जाफ़र था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स की कठपुतली बनकर के रह गया। ब्रिटिशर्स उससे जैसा करते वो बिल्कुल वैसा ही करता। ब्रिटिशर्स अपनी जो डिमांड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा करते चले गए और मीर जाफ़र जो था वो उनकी डिमांड्स को पूरा करता चला गया। He also refused to grant more trade privileges to company, so the company deposed Mir Jafar and installed his son-in-law Mir Qasim in his place। जब मीर जाफ़र ने उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसको राजगद्दी से हटा दिया। ब्रिटिशर जो थे उसने क्या किया, मीर जाफ़र को राजगद्दी से हटा दिया और उसकी जगह उसका जो सन इन लॉ था यानी कि जो दामाद था मीर कासिम, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।